नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अभिव्यक्ति की आजादी पर भड़की सियासी आग की दिल्ली यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह से आ गई है। तमाम छात्र संगठनों ने डीयू कैंपस में विरोध प्रदर्शन किए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं राष्ट्रवाद पर लेफ्ट राइट और कांग्रेस हर तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिक्षण संस्थानों को राजनीति का मोहरा, अड्डा, अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? मानो ये शिक्षा का कैंपस नहीं, आक्रोश की भट्टी। पढ़ाई लिखाई के केंद्र को जब सियासत का अखाड़ा बना दिया जाए तो ऐसी ही तस्वीरें कौंधती हैं। जरा दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल देख लीजिए। तरह तरह के झंडे यहाँ की फिजाओं में लहराए जा रहे हैं। तरह तरह के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। छात्र क्लास में नहीं, सड़कों पर है। पूरा परिसर पुलिस वालों से अटा पड़ा है। सवाल है, ये यूनिवर्सिटी है या किसी लड़ाई का मैदान? ये वही ताकतें हैं जो रोहित की हत्या के पीछे खड़ी हैं। वो जेएनयू से, जामिया से, अंबेडकर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर इकट्ठे ही इसीलिए हुए थे क्योंकि वो डीयू को बदनाम करना चाहते थे। ठीक है, आपको हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई आप समझते हो या आपको मेरा कार्यक्रम पसंद ना हो, आपको मेरा गेस्ट पसंद ना हो, लेकिन अपने विरोध को दर्ज कराने का भी कोई तरीका है। तो इस तरीके के माहौल को बिगाड़ना, जो आम छात्रों की जो परेशानी है, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं कि कैंपस में इस नए किस्म की क्रांति के पीछे बड़ा वैचारिक मकसद है। एक छात्रा ने कारगिल की जंग के बारे में अपनी राय रखी, एक छात्र संगठन के बारे में अपना नजरिया रखा और फिर लेफ्ट और राइट दोनों ने सियासी रोटियां सेकने वाले अलाव में आग भड़का दी। एक बार फिर आपको उस छात्रा की वो राय दिखाते हैं जिस पर अब पूरा मुल्क बहस में लगा है। गुरमेहर कौर की ये राय अंधेरे में गुम हो जाती अगर वो कारगिल शहीद की बेटी न होती। ये बयान सामने आते ही बहस का सिलसिला शुरू हो गया। छात्र संगठनों तक तो बात समझ में आती थी, केंद्र सरकार के मंत्रीगण भी इस बहस में कूद पड़े। तो जो लोग उस बेचारी छोटी सी नन्ही छात्रा के कंधे से सियासत कर रहे हैं, उन्होंने उसके पिता की शहादत पर कभी कंडेम किया है क्या? जो हमारे शहीद हो गए हैं उनके आत्मा भी रो रहा होगा कि हमारे कॉलेज के कुछ बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं, वही लोग के साथ घूम रहे हैं जो शहीद होने पर जश्न मनाते हैं। गुरमेहर कौर की राय पर कई दिशाओं से विरोध की आवाजें उठी। आतंकी कहाँ से आए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारे देश के अंदर वो आतंकी आए और उनकी वजह से उनके पिता शहीद हुए और पिता नहीं, वहाँ पे 7 लोग शहीद हुए हैं। तो किन की गलती है? उनकी गलती है। तो वो सब चीज उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान ने नहीं मारा, एक युद्ध में मारे गए। हमारे लिए देश पहले, उसके बाद हम हैं और उसके बाद सब चीजें हैं। बहस और विरोध की आंच से झुलसी गुरमेहर कौर को रेप की धमकियों के बाद दिल्ली छोड़ना पड़ गया। जाते जाते गुरमेहर ने इस वैचारिक लड़ाई से खुद को अलग करते हुए एक ट्वीट किया। मैं कैंपेन से अलग हो रही हूँ, सबको बधाइयाँ। मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। एक बात तय है कि अगली बार कोई भी हिंसा करने से पहले 2 बार सोचेगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन क्या क्या इन्होंने बोल दिया। बेटी ने इनके खिलाफ कोई बात की है तो बताएं। बेटा मेरा 6 अगस्त 1999 को 26 दुश्मन मार के शहीद हुआ था। और ये देख लो कि अनाम ये क्या दे रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। गुरमेहर कौर पर एक तरफ से हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से हौसला अफजाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि देशभक्ति की बहस में शिक्षण संस्थाओं को प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है? क्या राष्ट्रवाद की गंगा कैंपस का माहौल खराब करके बहना जरूरी है? दिल्ली में रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो।
बहस हो, लेकिन बहस से आगे अगर सिर्फ और सिर्फ विरोध सड़कों पर हो, नारेबाजी हो, पत्थरबाजी हो, समझ के परे है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कहाँ है, प्रिंसिपल कहाँ है, कोई आखिर वहां पर अनुशासन क्यों नहीं ला पा रहा है? बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जिनका सामना करना चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ सौरभ शर्मा हैं एबीवीपी की तरफ से, और कुछ ही देर में अमृता हमारे साथ नेशनल काउंसिल मेंबर हैं एआईएसएफ की, वो जुड़ेंगी, और अमृता धवन एनएसयूआई की तरफ से जुड़ेंगी, वो वहां दिखी हैं। संबित पात्रा जी, इधर उधर शब्द हेर फेर किए बिना सीधा सवाल आपसे। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विरोध प्रदर्शन को और इस आग को स्पॉन्सर कर रही है, बैक कर रही है, यह आरोप है। जवाब आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई हमने सेमिनार उमर खालिद का वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद एबीवीपी ने एक पीसफुल तरीके से उसे रोकने की जो कोशिश की, एक चिट्ठी की अर्जी के माध्यम से, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, उस पर स्टूडेंट्स आपको जवाब देंगे। जहां तक एक बड़े मानचित्र पर इस विषय को देखने की जरूरत है, मैं आपसे सहमत हूं इस बात में कि विचारधाराएं अलग अलग होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। अर्थनीति कैसे चले, इस पे दो विचारधाराएं, क्या बहुत विचारधाराएं हो सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे चले, इस पे भी भिन्न भिन्न विचारधाराएं हो सकती है। मगर देश के संप्रभुता पर, देश के अखंडता पर दो विचारधाराएं नहीं हो सकती है। उसकी एक ही विचारधारा होती है कि भारत की संप्रभुता खंडित नहीं हो सकती। कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर में पत्थर जो हमारे जवानों पर फेंकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आर्मी के चीफ जब बोलते हैं तो यह कहना कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, यह देश के संप्रभुता के लिए उचित नहीं है। और जो लोग आर्मी को, सही बात है, जब आर्मी को खाना नहीं मिला उस पर डिबेट होता ही होना चाहिए, मगर जब आर्मी पत्थर खाती है उस पर जश्न मनाते हैं और कहते हैं पत्थर खाना तो ये आर्मी का, उसमें क्या हो गया, ये तो लोकतांत्रिक तरीका है। तो इस प्रकार का विचारधारा देश में नहीं हो सकता है। देखिए, जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, सुबह उठते ही प्राइम मिनिस्टर को आतंकवादी, रावण, चूहा, बिल्ली, गधा सब तो कह देते हैं, और कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए? सारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है। प्राइम मिनिस्टर को छोड़ते ही नहीं है, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कहते हैं। तो सरकार अभिव्यक्ति के खिलाफ नहीं है, सरकार देशद्रोह के खिलाफ है। ठीक है, अमृता धवन जी, मेरा आपसे सवाल, आप लोगों ने तो अब इसको राजनीति का अखाड़ा ही बना दिया। मतलब एक मुद्दा मिल गया और अब एक दिन आप प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, फिर अगले 2 को एबीवीपी ने ऐलान कर दिया है। मतलब डीयू अब इस पूरे चक्रव्यूह में फंस चुका है। मेरा सवाल आपसे यह है, जो वो कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पर हमला कर सकते हैं, आप एक व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं, लेकिन आप देश पर हमला के साथ आज क्यों खड़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला जा रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, और जयप्रकाश नारायण मूवमेंट को ना भूलें, मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ इस देश में पहली बार कुछ विरोध किया जाता है और इसलिए इसको टॉलरेंट माना जाए, तो ये मैं इसको इक्वेट नहीं करूंगी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे देश विरोधी नारों की बात आती है, हम उनके खिलाफ हैं जो देश विरोधी बात करते हैं। हाँ। लेकिन हम ये एक बात पूछना चाहते हैं कि जो लोग देश विरोधी बात करते हैं, क्या उनको सड़कों पर गुंडागर्दी करके हिंसक तरीके से मारना, क्या ये कानूनी तरीके से जायज है? क्या ये संविधान इजाजत देता है? जो व्यक्ति देश विरोधी नारे लगा रहा है उसको आप अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? जेएनयू में जिसने नारे लगाए, आज 1 साल हो गया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। उन लोगों के ऊपर 1 साल हो गया, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अब मैं किसकी नाकामयाबी समझूं इसको? ये लोग इसका जवाब तो देते नहीं है। एक सेकंड, अमृता जी, लेकिन उसको राजनीतिक रंग तो ये लोग दे रहे हैं। एक सेकंड, अमृता जी, राजनीतिक रंग अगर आप नहीं दे रही हैं तो जो नारे आज वहां पर लगाए जा रहे हैं वो अभी राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोलेंगे आप? जो नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, आप लोग क्या नारे लगा रहे हैं? क्या मकसद है आपका? क्या नारे लग रहे हैं? देश की बर्बादी तक जंग रहेगी। अंजना जी, हाँ। हम यहाँ पर जो एनएसयूआई जो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही है, हाँ। वो एक अनशन कर रही है। हम गांधीवादी विचारों को वापस सबको याद दिलाना चाहते हैं कि गांधी ने कहा था कि अहिंसा और सत्य ही एक रास्ता है जिससे अगर आप अपनी बात रखेंगे तो बेहतर तरीके। गांधी को याद रखे तो ऐसी नौबत नहीं आती। तरीके का वैचारिक मतभेद आप कैंपस को, मैम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमृता एक सेकंड में जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, खूब नारेबाजी उसमें हो रही है। आज आप लोग वहां पर क्या नारे लगा रहे हैं ये आप बता दीजिए। आज आप लोग क्या नारे लगा रहे हैं वहां पर? अमृता जी, कहीं देश की बर्बादी तक जंग रहेगी ऐसा नारा नहीं लगा रही हैं, वो भी अनशन पे बैठ के।
आज चाहे डीयू हो चाहे जेएनयू हो, हर जगह आप लोग, बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ, हर जगह आप लोग लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो एक एंटी इंडिया एक कैंपेन चला रहे थे, मेरे हिसाब से हमारा सोचना पड़ेगा है। जो लोग कश्मीर, बोलिए बोलिए, देखिए जो लोग कश्मीर की आजादी की बात करते हैं वो भी देश के दुश्मन है। जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार की धमकी देते हैं वो भी देश के दुश्मन है। अगर कश्मीर हमें की जो मानना आजादी की पड़ेगा बात कि करते देश हैं, में सबसे ज्यादा आबादी उन लोगों की है जो लोग इन दोनों एक्सट्रीमिस्ट लोगों की अलग बात हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो शांति चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, नारा जो क्या एकता लगा रहे हैं चाहते वहाँ हैं। पे? तो शांति कैसे चाहेंगे? लड़ाई में दिल्ली विश्वविद्यालय को कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी। आज कोई नारा लगा रहे हैं वहाँ पे? के खिलाफ है, आज हम कोई नारा लगा रहे हैं? नेशनलिज्म के खिलाफ है। मैंने नारा आपको बताया अभी। क्या? मैं आपको नारा बता रही हूँ। क्या? मैं बता तो रही हूँ आपको नारा कि राष्ट्रवाद के नाम पर किसी महिला के साथ बलात्कार हो, इसे हम लोग राष्ट्रवाद नहीं मानते। नारा क्या लगा रहे हैं? ये नारा तो आप लोग लगा दिए, आप लोग जेएनयू में नारा लगाए और आपके ही बस्तर मांगे आजादी, ये नारा है। बस्तर मांगे आजादी। आपके राहुल गांधी जेएनयू जा चुके थे। देखिए मैं आप लोग मत भूलिए ये कैंप, अमृता जी अब सुन लीजिए, अमृता सुन लीजिए, बस्तर की बात करेंगे। अरे आपकी बात सुन लिया, बस्तर की बात करेंगे अगर तो मैं बता दूं कि 15 साल से छत्तीसगढ़ में बोलने की आजादी का हनन मत कीजिए। अगर वहाँ भूख मरी है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी भी है। भूख मरी 2014 के बाद से नहीं हुई, देखिए भूख मरी आज पूरे देश में नहीं है। बताइए क्या बोल रहे हैं, मैं चुप हो जाऊंगी। देखिए मैं राकेश एक सेकंड, मैं आपसे सवाल तो पूछ लूं। ये नैरेटिव जो बन रहा है ना राकेश जी, ये दरअसल नहीं है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर उत्साहवर्धक नहीं है। आ रही हूँ, ये बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। एक लड़की युद्ध को लेकर, अपने पिता को खोने को लेकर एक राय रखती है। आप उसकी राय से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको इस हद तक सोशल मीडिया पर ट्रोल करना, उसको इस हद तक डराना, रेप तक की धमकी देना, और वो रेप की धमकी किस हिस्से से आई होगी इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर, माफ कीजिएगा। किस तरह के लोग उसको रेप की धमकी दे रहे हैं इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है राकेश जी, और ये मैं सीधे कह रही हूँ, आपके मुंह पे कह रही हूँ। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब वो कह रही है मैं इससे हट रही हूँ, आप लोग कीजिए। ये प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सब कहाँ है? ये ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है कि एक लड़की को वहां पर रेप की धमकी दी जाए खुलेआम? देखिए, जहां तक रेप की धमकी है, पूरा देश इस मामले में एक मत है कि जिसने भी दिया, अगर पुलिस इसमें कोताही कर रही है तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बात जो विचारधारा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात में हाँ मिलाओ, नहीं तो ये होगा। अंजना जी सोशल मीडिया, अंजना जी सोशल मीडिया पर आपको कितनी गालियां मिलती हैं, आपको दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर जो भी पब्लिक फिगर है उनको किस किस प्रकार की कैसी गालियां दिन प्रतिदिन 24 घंटे मिलती हैं, उसको उस सोशल मीडिया के आधार पर हम मैं कह रहा हूं जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं अब आता हूं जो नैरेटिव की आप बात कही। देखिए, ये 2-4 दिनों में ये बातें जो घटनाएं घट रही हैं, प्रोटेस्ट मार्च 2-4-10 दिनों में शांत हो जाएंगी। कैंपस में इस तरह के प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में मार्च होता है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूं, इसका एक शुभ संकेत मैं देख रहा हूं। इस देश में पंथ निरपेक्षता पर राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण बहस हुई और राष्ट्रवाद पर बहस ड्यू था पिछले 60 साल से। यूपी के लिए तो नहीं करा रहे। नहीं, आप सुन लीजिए। इस देश में राष्ट्रवाद पर बहस क्यों होगी? मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी उस फ्रिंज एलिमेंट के नेतृत्व में जा रहा है। ये ऐसा क्या है? ऐसा कि मातृ संगठन CPI-ML है, उसके वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर एक राष्ट्र आर्मी चीफ के नाम पर खुला पत्र है। उस खुले पत्र में क्या लिखा गया है? कश्मीर में आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। कश्मीर एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो CPI-ML का स्टैंड है, और उसी CPI-ML के नेतृत्व में CPM, CPI, कांग्रेस पीछे चल रही है। मुझे दुख इस बात का, विरोध कीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, RSS की बात आई। मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने आरएसएस के खिलाफ किताबें लिखी हैं। किसने रोका है? दिन रात आरएसएस फांसीवादी संगठन है, कहते हैं रोका है। किसने रोका? जब भारत को ये फांसीवादी कहेंगे, भारत को तोड़ने की बात करेंगे, भारत विरोधी विचारधारा। अरे अमिता जी सुन लीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे भारत विरोधी विचारधारा और संघ विरोधी विचारधारा में अंतर है। आप संघ विरोध और भारत विरोध में अंतर कीजिए। मोदी विरोध और भारत विरोध में अंतर कीजिए। सौरभ शर्मा, ये हम ऊपर का खेल कब तक चलेगा? नहीं, ये हम ऊपर का खेल नहीं है, क्योंकि आपने भी 2 को ऐलान कर दिया विरोध का। नहीं, देखिए विरोध मार्च का।
मार्च तो हो गए, लेकिन वो मार्च विरोध में नहीं, वो मार्च है देश को जोड़ने के लिए। जहाँ पे देश विरोधी घटनाएं हो रही हैं वहाँ उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, चाहे वो DU हो चाहे JNU हो। कश्मीर में ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, जब वहाँ पे नहीं सफल हो पाते हैं तो वो JNU में आते हैं, JNU से नहीं सफल हो पाए तो अब DU में गए हैं। तो आखिर ये चल क्या रहा है? मैं तो सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात रेप की, रेप किसी भी जो रेप हुआ है। अमृता, आज मकसद क्या था इस प्रोटेस्ट मार्च का? क्या करने गए थे आप? आज सबसे बड़ी बात थी जिस तरह का माहौल कैंपस में डेवलप किया जा रहा है, ये इससे ठीक होगा? खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये माहौल ठीक किया जाए। नहीं, ये प्रोटेस्ट माहौल था, माहौल खराब कौन कर रहा है? ये हमारा प्रदर्शन, उमर खालिद के समर्थक और लेफ्ट के समर्थक वहां जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं। यहीं से बहस। एक बार फिर से आज विरोध मार्च हुआ। NSUI से लेकर तमाम जो लेफ्ट के सहयोगी एक तरह से वहां पर छात्र संगठन है वो सब उतरे। तस्वीरों के साथ दरअसल इस बहस की शुरुआत में करना चाहती हूं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरह से आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब इसके विरोध में ABVP 2 मार्च को आंदोलन करेगा, लेकिन इन सब के बीच गृह राज्य मंत्री का बार बार बयान आ रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि गुरमेहर का दिमाग कोई पॉइजन कर रहा है। आज उनका कहना है कि वाम दलों की साजिश है ये जो सब कुछ हो रहा है। तो फिर संबित पात्रा जी, आपसे ये क्यों ना पूछा जाए कि अगर येचुरी, डी राजा, KC त्यागी वहां पहुंच रहे हैं और बवाल बना रहे हैं, राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं, तो किरण रिजिजू भी दूर दूर से यही कर रहे हैं बयान देकर। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, सीताराम येचुरी जी ने 3 दिन पहले जो कहा है उसको देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि 2019 के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मंच बनाया जाए, एक गठबंधन बनाया जाए, जिसको कि अरुण जेटली जी ने अलायंस ऑफ सबवर्जन कहा। दूसरी बड़ी बात, मैं आपको एक बड़ी बात यहाँ, राजनीतिक बात को आप DU से मत जोड़े ना। अगर वो राजनीतिक रूप से एक मंच बनाने की बात कर रहे हैं तो ये इजाजत तो लोकतंत्र उन्हें देता है सर। तो यही तो ना जोड़ने की, क्योंकि आपका शीर्षक भी है कि आपका शीर्षक है कि DU को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करके किस प्रकार अपनी राजनीति करने कर रहे हैं ये बता रहा है। और दूसरा सुन लीजिए, अगला सवाल आप ही से होगा, रुक जाइए प्लीज। थोड़ा अभिव्यक्ति की आजादी में कंप्लीट कर लूं। एक बड़ी बात मैं बताने वाला था आपको। अंजना जी देखिए, कांग्रेस का और लेफ्ट का ये चरित्र है, और मैं बिल्कुल ठोस आधार पर कह रहा हूं कि जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नेहरू ने भारत को बांट दिया, और अभी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की चाहत के लिए ये कश्मीर, बस्तर कुछ भी उठा सकते हैं और देश के टुकड़े हो ऐसा भी बयान दे सकते हैं, कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। मगर हिंदुस्तान की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं कि हिंदुस्तान की जनता परिपक्व है, अपरिपक्व नहीं है। हम DU कर रहे हैं, आप कश्मीर कर रहे हैं। ना खालिद वहां पर गया, ना किसी ने कुछ बोला कश्मीर पर, लेकिन आप हो रहा है बात स्टूडेंट की हो रहा है, राजनीतिक दल में चले जाएंगे। आभा जी सवाल ये, एक सेकंड आ रही हूँ, इसके बाद फौरन आ रही हूँ अमृता जी, एक सेकंड। आभा जी एक बार, आभा जी ये जिस तरह से राजनीतिक अखाड़ा ये पूरा बन रहा है, आभा देव हबीब से मेरा सवाल है, ये जो राजनीतिक अखाड़ा बन रहा है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, सवाल ये है कि क्या हासिल हो रहा है इससे वो लोकतंत्र की बहस, अभिव्यक्ति की आजादी जिसके लिए हम कह रहे हैं कि इस देश में जगह होनी चाहिए, वो तो हासिल होता हुआ दिखता नहीं। देखिए ये बिल्कुल ये इनका अटैक है। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट में भी सवाल उठे, जो एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, एक यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अटैक हो रहा है, चाहे आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी देखें, चाहे आप हरियाणा यूनिवर्सिटी देखें जहां द्रौपदी का प्ले नहीं होने दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप देखें, पहले KM कॉलेज में मुजफ्फरनगर बाकी है फिल्म नहीं दिखाने दी, कभी आप कहते हैं ये प्ले नहीं होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। देश विरोधी नारे जो लग रहे हैं उसके खिलाफ एक मूवमेंट है। आज चाहे JNU चाहे DU हो, हमेशा से ऐसा क्यों प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जहाँ पे आजादी की बात की जाती है। मैं कांग्रेस का और AISF दोनों लोग से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कश्मीर पे आपका स्टैंड क्या है? आप क्या मानती हो, कश्मीर भारत का पार्ट है या नहीं है? नहीं देंगे। एक तरफ आप उसका
बोलती हो कि कश्मीर पार्ट है, दूसरे तरफ कश्मीर हमें आजादी भी चाहिए। आखिर आजादी किस बात से चाहिए? 60 साल तक आप लोगों ने जिस तरीके से देश को बर्बाद किया है और अब आपको आजादी की बात आ रही है। एक सेकंड सौरभ शर्मा थोड़ा अपनी बारी का इंतजार करें। एक सेकंड सौरभ शर्मा थोड़ा अपनी बारी का इंतजार करें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे एक सेकंड पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। क्या रहे हो वहाँ पे? क्या पढ़ रहे हो ड्यू में? क्या पढ़ रहे हो ड्यू में? नहीं, मैं जेएनयू का छात्र हूँ। आप जेएनयू में पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस का छात्र हूँ और जो पढ़ रहा हूँ अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? पीएचडी कर रहे हैं? मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। हाँ, उसमें क्या पढ़ते हैं आप? किस सब्जेक्ट विशेष पे? आम भाषा में समझाएं तो न्यूरो साइंसेस में क्या पढ़ रहे हैं? न्यूरो साइंसेस में हम ब्रेन पे रिसर्च कर रहे हैं, जो लास्ट में अल्जाइमर डिजीज पे हम वर्क कर रहे हैं। कैसे अल्जाइमर डिजीज जो हो रहा है उसको हम क्या टाइम बाउंड के साथ उसे आगे थोड़ा सा शांत हो जाइए। अब थोड़ा सा शांत हो जाइए, उनसे बात करने दीजिए। मैं आपका नाम लूंगा। एक सेकंड गलत मत बोलिए अंजना जी, देखिए गलत मत प्लीज। आभा जी आप भी वन साइडेड होकर बोल रही हैं। माफी के साथ आपसे मेरा सवाल है, आप भी वन साइडेड होकर बोल रही हैं। आप जो शब्द इस्तेमाल कर रही हैं कि अटैक हो रहा है कॉलेज पे। एक सेकंड आप अटैक कैसे कह रही हैं? क्या जानबूझकर एक देश विरोधी आवाज को बुलंद करना सही है? देश विरोधी आवाज को बुलंद करना सही है आभा जी? आप इसको अटैक कैसे सीधे कह रही हैं? देखिए ऐसा है, यूनिवर्सिटीज ऐसी आप देखिए, आप या तो बोलती रहेंगी या मुझे आप एक लाइन भी बोलने देंगी। आप मुझे क्यों प्रोग्राम पे बुलाइए? अगर आप मुझे अभिव्यक्ति भी नहीं देने देती है, आप मुझे एक लाइन नहीं बोलने दे रही हैं। बोलिए। देखिए ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज ऐसी जगह है जहां लोग आके अपने विचार रखें। यहाँ पर अगर कुछ होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। हम किसी की भावनाएं हर्ट हो गई और इसलिए क्या वो विचार कश्मीर की आजादी होगी? अंजना जी मत रुकिए। क्या ये विचार भारत के 10-10 टुकड़े होंगे? क्या वो विचार जब लड़कियों ने कहा कि क्या वो विचार अफजल गुरु को शहादत के लिए होगा? विचार मतलब क्या? विचार मतलब देश विरोधी नारे, विचार मतलब पत्थरबाजी, विचार मतलब कि रेप का थ्रेट दिया जाए। तो आप माफ कीजिएगा, आप लोग हमेशा से लेफ्ट पार्टी चाहे वो डी हो चाहे जेडी हो, हमेशा से रेप थ्रेट दिए कैसे बंद कर सकते हैं? सौरभ ये ठीक नहीं है। सौरभ ये ठीक नहीं है। सौरभ मैं आखिरी बार आपको बोल रही हूँ, संबित पात्रा भी है, राकेश सिन्हा भी है, सब दूसरे की बात बोलने दे रहे हैं। आप थोड़ा सा संयम बरतें। मैं आपको बोल रही हूँ पहली और आखिरी बार हुआ। एक सेकंड, ये पहली बार हुआ आभा जी बहस या फिर मतभेद को आड़ बनाकर देश के विरोध में नहीं बोला जा सकता है। उस पर विरोध जाहिर करना भी इनकी स्वतंत्रता है। उसको आप लोग बुला रहे हो, सीधे अटैक कर रहे हैं कह रहे हैं। अमृता मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। अमृता, मैं एक लाइन सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ हम लोग मतभेद करने नहीं बैठे, हम अपनी बात जनता तक पहुँचाने बैठे। प्लीज सब लोग सुनिए एक दूसरे को। प्लीज एक दूसरे को सुनने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात जो अभी क्या नारे लग रहे थे, मैं नारा सुनना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने जो नारे सुने हैं वो बहुत ही सेंट्रली कंट्रोल करे, बहुत ही खतरनाक किस्म के नारे आज भी वहाँ पर लगाए गए हैं, उकसाने वाले। अगर आपकी ईमानदारी है तो जो नारे वहाँ लगाए हैं, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि देश में जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट नारे लगा रहे हैं, आज भी जो नारे लगे हैं, अगर एबीवीपी के खिलाफ नारे लग रहे हैं तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई गलत नारा है। अगर आजादी के नारा लग रहे हैं जो संघवाद से, मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से लग रहे हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन राष्ट्रवाद पड़ गया ठंडा, उसके आगे बताऊं क्या बोला जा रहा है वहां पर? बोलिए आपसे बोलिए, आप बिल्कुल ईमानदारी है, बोलिए आप। तो आप अमृता जी बताइए कि इसके आगे जो नारा लग रहा है वो नारा कंप्लीट कीजिए। जेएनयू में जो नारे लगाए जाते हैं, आज खाकी निक्कर भगवा झंडा वाला जो नारा आप बोल रही हैं, पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। यही नारा है, खाकी निक्कर भगवा झंडा, देखो कैसे पड़ गया ठंडा। ये जो आप बोल रही हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से इसको, मैं बिल्कुल वाला है या नहीं, पहले मैं पूरा कर लूं, पहले मैं पूरा कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल ईमानदारी से इसे एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आप ज्यादा जानती होंगी तो आपको पता होगा कि जेएनयू में नारे लगाने के कल्चर रहे हैं। जिस तरह से हमारे जब से एक मिनट पूरी बात करने दो। आपको पता होना चाहिए कि एबीवीपी क्या नारे लगाते हैं, खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती का नारा लगता है। नहीं, लेकिन वो नारा किस कंटेक्स्ट में लगा है, पर इससे कोई मतलब ये है कि कल्चर जो है कश्मीर की आजादी और भारत के 10 टुकड़े होंगे, उसको एबीवीपी के नाम से मत जोड़िए। आप ये बताइए कि कश्मीर हमारा पार्ट है या नहीं? आप ये बताइए। सौरभ तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो?
नहीं, मैं तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? आप किसी पर राष्ट्रवाद थोपेंगे क्या? आप किसी आप बोलिए नहीं तो ये, बोलिए नहीं तो ये ठीक नहीं, गलत तरीके से पेश किया गया। एक ही सवाल पे अटके और आप किसी को बहस नहीं देते। कल्चर है, उज्जैन में भी बैठता हूँ, उज्जैन में भी पढ़ता हूँ। सौरभ, एबीवीपी को कोई ये राइट नहीं देता है कि बुलिंग नहीं होनी चाहिए, बुलिंग नहीं होनी चाहिए, बुलिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हम कंप्लेन करें, वो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, उससे ऊपर हमारा संविधान है, कानून है। आप कानून मत बनिए, आप जुडिशरी मत बनिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनिए। आपको ये राइट हमारा संविधान नहीं देता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम होने नहीं देंगे, सर काट लेंगे या सर किसी का कटवा लेंगे। ये देश के कल्चर को खत्म करने की कोशिश है। वक्त की कमी है, मैं एक रिमार्क सबसे लेने दीजिए। बिल्कुल ही गलत। और पत्थरबाजी आप कर रहे हैं, रेप का थ्रेट आप लोग दे रहे हैं। अगर कोई बता रहा है तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ यहाँ से सौरभ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर कन्हैया पे आप लोगों ने जो आरोप लगाया, अगर वो 1 मिनट, अगर वो हाईकोर्ट में पूरा मामला है और हाईकोर्ट का पहला जजमेंट आप देखिए तो वहाँ पे जज साहिबा ने यही बोला है कि यह एक बीमारी है, इस बीमारी को अगर इलाज नहीं किया गया तो यह एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। सौरभ, चिल्लाने से बहस नहीं होता है, बहस और चिल्लाकर बहस को आप वाकई यहाँ पर एक सेकंड नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं सौरभ बहुत चिल्ला रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। वक्त हमें सिर्फ कंक्लूडिंग रिमार्क्स की इजाजत देता है और इसीलिए आपसे शुरू करते हुए अमृता धवन जी, कुल मिलाकर सवाल ये है कि राजनीतिक अखाड़ा बनाकर जेएनयू, डीयू, वहां भी राहुल गांधी गए थे, क्या हासिल हो रहा है? आपके लिए सिर्फ एक तमाशा बन रहा है? देखिए, बात तमाशे की नहीं, सवाल बड़ा है और सवाल ये है, क्या वैचारिक मतभेद इस हद तक चले जाने चाहिए कि वो आपको हिंसक कर दे? क्या हिंसा की कोई जगह है इस देश के अंदर? क्या हिंसा से ही सिर्फ हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं? अगर आपका विचार मुझसे अलग है, आप मुझसे सहमत रहिए या असहमत रहिए। इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है जो आपको जगह देता है, लेकिन यहाँ पे सड़कों को अखाड़ा बनाकर अगर आप राजनीति करना चाहेंगे और आप सोचेंगे कि आपसे वोट को बटोरने के लिए देशभक्त बन जाए और दूसरे को जो है देशद्रोही कह दे, वो गलत है। जो नारे लगा रहा है उसको अरेस्ट कीजिए। मैं जानना चाहूंगी, अगर जब तक अरेस्ट नहीं होगा तो इस सारा मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नकली राष्ट्रवाद पर सवार होकर, नकली, ठीक है संबित पात्रा, नकली राष्ट्रवाद पर सवार होकर आप इस देश में यूनिवर्सिटीज को अखाड़ा बनाकर चाह रहे हैं वोट हासिल हो, सीधा आरोप है उनका। देखिए अंजना जी, मैं तो भारत की जनता जो आज तक को बहुत प्यार से देखती है उनको हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, ये कश्मीर की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। आज कश्मीर हमारे साथ है, हिंदुस्तान आजाद है, इसके लिए बहुत लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। आर्मी आज बॉर्डर पे खड़ी है तो यहाँ अंजना जी और हम सब बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं, वरना हम डिबेट भी नहीं कर पाते। इस आर्मी को रेपिस्ट आर्मी कहना, क्योंकि परसों एक डीयू में एक सेमिनार होने वाला था कि आर्मी के जवान रेप करते हैं कश्मीर में। मैं जनता को कहता हूँ, आप इनको देखिए, आप हमें वोट दीजिए नहीं दीजिए, वोट की कहानी नहीं है। कृपया करके देश को बांटने की वालों के साथ कौन सी कहानी है फिर ये राकेश चंद्र? ये कौन सी कहानी है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आइडिया ऑफ इंडिया में कश्मीर आता है, आइडिया ऑफ इंडिया में बस्तर आता है। ये आपके इनके दुर्भाग्य क्या है, जो लोग हिंसा की संस्कृति में विश्वास करते हैं, सीपीआई में जो नक्सलाइट का सपोर्ट करते हैं, जो दांतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं उसका जश्न मनाते हैं, उसके नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है, उसके नेतृत्व में सीपीआई चल रही है, उसके नेतृत्व में सीपीएम चल रहा है। इनको कम से कम उससे अपने आप को दूर करें। वैचारिक विरोध है, वैचारिक विरोध को लोकतंत्र में स्थान है, इसका मतलब नहीं कि आप वैचारिक विरोध के नाम पर देश तोड़ने की आजादी दें। की कमी अमृता जी, प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने दें। आभा जी, हाँ देखिए, ऐसा है कि जो राकेश सिन्हा ने पहले कहा, ये यूपी इलेक्शंस की बात है। सरकार के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, ना तो 15 लाख लोगों के पास आए। डिमोनेटाइजेशन ने तमाम परिवारों का बैक तोड़ दिया। जब आपका मोदी खुद जाके कब्रिस्तान और इसकी बात करता है, मुझे उम्मीद थी कि आप सीपीआईएमएल को अपने पीछे ले चलेंगे, आप उसके पीछे चल रही हैं। सीपीएम सीपीआईएमएल के पीछे चल रहा है। कितना पॉलिटिकल हो चुका है ये सब समझ में आ रहा है। अमृता, मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगी। बात यहाँ ये हो रही है कि संविधान की बात और जो कल्चर खराब हुआ है विश्वविद्यालय का, वो क्यों हुआ है, इस पे एक बस मेरा लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा। वो इसलिए हुआ है, मैं जो समझती हूँ, जहां से भी इस सरकार में, क्योंकि विचार अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, इसका यह मतलब नहीं है कि उस विचार को खत्म करने के लिए स्टूडेंट को, विश्वविद्यालय को टारगेट किया जाए। और लगातार हम देख सकते हैं एचसीयू, मद्रास और सब जगह, इलाहाबाद, बीएचयू होते हुए, जेएनयू होते हुए, डीयू तक को टारगेट किया गया, इसलिए कि सरकार के खिलाफ जहां से भी आवाज उठ रहा है वहां से खत्म करने की कोशिश हो रही है। लेफ्ट की आइडियोलॉजी को कहीं जगह नहीं मिल रहा है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को कहीं जगह नहीं मिल रहा है, चाहे फिर जेएनयू हो या डीयू या बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसलिए अब ये हिंसा
पुस्तक बने हुए हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से देश विरोधी नारे नहीं हम सहेंगे। इसके लिए यह बहुत बड़ी साजिश है। सभी कैंपस में एक माहौल तैयार किया जा रहा है और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और शोर के बीच बहस खत्म करते हैं। देखते रहिए आज तक।